Alright, students, so once again, I welcome you back to my channel, and this is the second part of your chapter 1 geography. और इसमें हम करेंगे लैंड एज अ रिसोर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया है, जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो है उसमें हमने समझा था रिसोर्सेज क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, उनकी क्लासिफिकेशन को हमने देखा, उनको प्लान तरीके से इस्तेमाल क्यों करना है, प्लानिंग के स्टेप्स क्या थे, आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री क्रिएट करना, स्ट्रक्चर बनाना एंड देन ओवरऑल डेवलपमेंट नीड्स को मैचअप करना कंट्री की डेवलपमेंट से। और उसके अलावा आपने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में। अब जब हम रिसोर्सेज को जान चुके हैं, उनकी कंजर्वेशन के बारे में जान चुके हैं, तो हमें ये दो रिसोर्सेज को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है लैंड एज अ रिसोर्स और दूसरा है आपका सॉइल एज अ रिसोर्स। आप देखिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स लिए गए हैं, क्योंकि लैंड जो है, आप इमेजिन कीजिए कि लैंड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसपे आप अपनी सारी जो आपके प्लान्स है उसको एक्चुअली आर्टिकुलेट कर सकते हो, आप उसको प्रैक्टिकल शेप में ला सकते हो। जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आप अपनी प्लानिंग को एक ट्रू पिक्चर नहीं दे सकते। आपने एक इंडस्ट्री लगाने की सोची है, आपने सोची है, उसका पेपर वर्क क्लियर है, आपका रॉ मटेरियल का सारा डिसाइड हो गया है, उसकी परमिशन सारी आ गई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सब इश्यूज सेटल है, लेकिन आपके पास लैंड नहीं है कि आप इंडस्ट्री बनाओगे कहाँ। तो क्या आपको लगता है कि आप पॉसिबल है कि आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हो? तो लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको सबसे पहले, आपने देखा ना इकोनॉमिक्स में, आपने क्लास 9th में भी चैप्टर किया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, तो आपको पता है कि लैंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बिना आपका कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने लैंड को सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमने लैंड को एज अ रिसोर्स सोच के चलना है, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद हम सॉइल एज अ रिसोर्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि लैंड एज अ रिसोर्स की जब हम बात करते हैं, हमारे को यहाँ पर हमारी इंडिया की फिजियोग्राफिक डिविजन्स के रेफरेंस पे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि इंडिया में हमारे पास किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कितने परसेंट लैंड किस फिजियोग्राफिक फीचर से हमें मिलती है। सो प्लेन्स में आप देखिए 43%, then you have mountains, that is 30%, and your 27% is your plateaus, right। ये आपका मेजरली आपके इंडिया की फिजियोग्राफिक यूनिट्स को कवर करता है, जिसमें आपके तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट्स आगे हैं। प्लेन्स, सॉरी पहले माउंटेन्स आने चाहिए फिर प्लेन्स, परसेंटेज वाइज नहीं, मैं सीक्वेंस में बात कर रही हूँ। सबसे पहले माउंटेन्स आपका सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे आपके प्लेन्स है, फिर आपका प्लेट्यूज है। नाउ व्हाट डू यू वांट टू रेफर फ्रॉम दिस पाई डायग्राम? ये आपको 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, आपने नरेट करना है। इस क्वेश्चन को आपको नरेशन के लिए दिया जाता है कि आप इसमें से क्या इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन ड्रॉ हो रही है कि कितना परसेंटेज ऑफ लैंड हमें किस फिजियोग्राफिक फॉर्म में अवेलेबल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और लैंड यूटिलाइजेशन हमारा, ये देखिए, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्या क्या सपोर्ट करता है? नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अगर हमें डेवलप करनी है तो हमें लैंड की बहुत जरूरत रहती है। और लैंड जो है वो इसलिए सोचने लायक एक रिसोर्स है, कंसिडर करने लायक रिसोर्स है, क्योंकि लैंड आपका इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है। आप लैंड को अपनी डिमांड के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। इज इट क्लियर? तो ये आपको जो है अपनी अवेलेबिलिटी जो हमारी कंट्री में लैंड की है उसके बारे में बताता है। अभी आप देखेंगे इसकी रेफरेंस में हम एक कंपैरिजन को स्टडी करेंगे जो कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न की रेफरेंस में है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपकी बुक को रेफर करें तो हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करेंगे। अब लैंड यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो आपके पास अवेलेबल लैंड है, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ी 43, 30 एंड 27%, राइट। इस लैंड को हम यूटिलाइज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ऐसे कौन से अलग अलग यूजेस हैं जिसके लिए हम इस लैंड को डिवोट कर सकते हैं,
किस तरीके से हम इस लैंड को यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए, उसे कहा जाता है लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। तो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न में आपकी अलग अलग कैटेगरीज आती है। आपके फॉरेस्ट है, आपका लैंड फॉर कल्टीवेशन है, इसमें सब कैटेगरीज दी हुई है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड के बारे में बताया गया है नेट सोन एरिया हम किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं या कितना नेट सोन एरिया हमारे पास अभी है। तो एक बार इसकी कैटेगरीज पे जरा जल्दी से नजर डाल देते हैं, फिर हम वापस पीपीटीज पे चलेंगे। फॉरेस्ट मीन्स आपका जो फॉरेस्टेड एरिया है, कितना एरिया आपका जंगल में होना चाहिए। तो 33% की जो आपका परसेंटेज है टोटल एरिया का, कंट्री जितना आपका टोटल कंट्री का जितना भी एरिया है उसका 33% जो है वो आपके फॉरेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तभी आपका इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस तरीके से रहेगा और आपके एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो चेक में रहेंगे। उसके बाद आप आते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो ये लैंड क्यों अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए? क्योंकि ये बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है। बैरन लैंड मीन्स जो आप बंजर धरती है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक दूसरा है वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड कोई भी लैंड हो सकती है, जैसे आपके बहुत सारे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, रॉकी डेजर्ट है, स्नो डेजर्ट है, वो एक तरह से वेस्ट लैंड में कंसिडर होगी क्योंकि उसको उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। ना तो हम उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, ना ही हम उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, ना ही कोई ऑफिसेस खोल पा रहे हैं, ना सेटलमेंट्स अपनी बना पा रहे हैं, तो वो वेस्ट लैंड है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। मतलब हमें खेती बाड़ी के लिए नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो जमीन हमने एग्रीकल्चर यूज के अलावा बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी थर्ड कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें कि आपके परमानेंट पेस्चर्स आ रहे हैं, लैंड अंडर ट्रीज, ग्रूव्स आ रहा है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड आ रही है। इन तीन कैटेगरीज में आप देखिए परमानेंट पेस्चर्स जो आपने अपने पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस जगह को, इसलिए वो आपको एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी जो आपने पेड़ पौधे झाड़ियां जंगल आपने उसमें उगा रखे हैं, राइट, क्योंकि वो भी जरूरी है। कल्चरेबल वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड का मतलब है कि जिसपे आप एक टाइम पे तो खेती बाड़ी कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे क्योंकि हो सकता है उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो गई है, या फिर उस लैंड को दोबारा से रिक्लेम करने के लिए खाली छोड़ दिया है। रिक्लेम मतलब उसका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए जो है उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया गया है। फिर आता है आपका फैलो लैंड जो आपने खाली छोड़ी हुई है। करंट फैलो लैंड जिसको आपने मोर देन वन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर के ईयर के लिए खाली छोड़ा है। अदर देन करंट मतलब एक साल से ज्यादा टाइम से जो खाली पड़ी हुई है वो इस कैटेगरी में जाएगी। उसके बाद आपका नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब है वो पूरी जमीन जिसपे आपने कोई ना कोई क्रॉप उगाया हुआ है, और नेट सोन एरिया का बढ़ाना या घटाना आपके अदर यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया है जो आप घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। और आप इसमें देखिएगा अब हम कंपैरिजन करके इन सारी कैटेगरीज को जब आप समझ गए हो तो हम इनके 2 साल के डेटा को कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो कैटेगरीज है इसमें परसेंटेज बढ़ी है या घटी है। मतलब हमारे पास जो जमीन पहले फॉरेस्ट के लिए कितनी अवेलेबल थी अब वो ज्यादा बढ़ गई है या कम हो गई है। हम इसका एक कंपैरिजन करेंगे इस पाई डायग्राम की मदद से, जो कि है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में बता रहा है, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे कैटेगरीज सेम दी हुई है, वही जो हमने अभी अभी डिस्कस की है, राइट। फॉरेस्ट, बैरन लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, परमानेंट पेस्चर, एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज, कल्चरल वेस्ट, फेलो, करंट एंड नेट सोन एरिया, राइट, वही कैटेगरीज है। इसलिए मैं आपको उन कैटेगरीज का एक आइडिया पहले देना चाहती थी इसके कंपैरिजन से पहले। नाउ लेट अस सी दिस कंपैरिजन। यहाँ पे 2 सालों का कंपैरिजन लिया है, 1961, 61 एंड 2002 एंड 3 का, राइट। तो यहाँ पे अभी आप देखो, सबसे पहले हम इस कैटेगरी को उठा लेते हैं। ये क्या है आपके फॉरेस्ट, फॉरेस्ट शो किए हैं ब्लू कलर में। अब देखिएगा 18.11% 60-61 में, 23.3% आपका 2002 एंड 3 में।
तो फॉरेस्ट लैंड जो है बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आपके इकोलॉजिकल कंसर्न्स बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जागरूकता आई है, सरकार को ये जागरूकता आई है, इंटरनेशनल समिट्स में इन बातों पे एम्फेसाइज किया गया है कि फॉरेस्ट का होना मतलब आपकी सिविलाइजेशन का होना इज इक्वल टू सिविलाइजेशन का होना, मतलब आपका जिंदा रहना जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया है। उसके बाद आप देखिए सेकेंड कैटेगरी आपकी बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, 12.1 5.5 कम हुई है, ये कैटेगरी कम हुई है। बैरन लैंड अनकल्चरेबल वेस्ट, बैरन लैंड मतलब जो बंजर धरती है, बैरन लैंड, और अनकल्चरेबल मतलब जो इस वक्त उस पर आप कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे। जब हमारी पॉपुलेशन इस रेट से बढ़ रही है कि हम फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं, तो फिर हमारे पास ये चारा ही नहीं रह जाता कि कोई धरती हम बैरन छोड़ दें। बैरन छोड़ेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, इसलिए हमने लार्जर परसेंटेज जो है लैंड को यूटिलाइज किया है। जो बंजर धरती पहले थी उसको भी हम किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल में ला रहे हैं, इसलिए ये परसेंटेज 12 से 5 पर आई है। नेक्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। नॉन एग्रीकल्चरल यूज जिसमें कि आप सड़कें बना रहे हो, सेटलमेंट्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आएगा। 4.95 यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, यस 8.7। क्यों बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि पहले हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, अब हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर हम दूसरी एक्टिविटीज में भी इंक्लूड हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस वजह से हमें जमीन एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे पर्पसेस के लिए भी चाहिए, इसलिए इस कैटेगरी में जो है इंक्रीज आया है। ऐसे आप देखिए परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ये आपका पर्पल में शो हो रहा है 4.71, यहाँ पे आप देखिएगा 3.31। अब जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम इंडिपेंडेंट एरिया को पेस्चर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। पेस्चर्स क्या होता है? वो एरिया जिसको हमने पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ रखा है, हम उस पर चारा उगाते हैं, क्लियर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इतनी पॉपुलेशन है तो हम ऐसा कोई इंडिपेंडेंट लैंड चारा उगाने के लिए रखें? तो अभी क्या हो रहा है, इस पैटर्न में चेंज आ रहा है। पहले खेती बाड़ी हम पूरे एरिया में करते थे और चारा हम एक अलग एरिया में उगाते थे, अब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं ज्यादा परसेंटेज पे और उसी खेत में हम साइड का एक छोटा सा पोर्शन यूज कर रहे हैं चारा उगाने के लिए, इसलिए इस परसेंटेज में जो है आपके गिरावट आई है या बढ़ा है? परमानेंट पेस्चर्स पर्पल में गिरावट आई है, इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका एरिया अंडर मिसलिनियस ट्रीज एंड ग्रूव्स, 1.5, ये 1, इसमें भी गिरावट आई है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कल्चरेबल है लेकिन वो अभी वेस्ट है, ये वाली, यहाँ पर आप देखिएगा क्या है 6.23 ये परसेंटेज, और ये परसेंटेज भी डाउन हुई है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड इसलिए घटी है क्योंकि वेस्ट लैंड का कॉन्सेप्ट तो समझ ही नहीं आएगा ना, जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है वेस्ट कैसे हो सकती है लैंड, आप उसको इस्तेमाल करो, किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करो, क्लियर। तो ये आपका कंपैरिजन है इन दोनों पाई डायग्राम्स के बेसिस पे, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन पाई डायग्राम आता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, तो आपको एज इट इज ये पिक्चर दी जाती है, इसमें से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड पैटर्न, 2 सालों का कंपैरिजन दिया हुआ है, कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें घटी है, उनका कारण आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है किस कारण से ये घटी है या किस कारण से ये बढ़ी है। इसका कंक्लूजन हम जरा देखेंगे कि हम इससे पूरा हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फैक्ट्स टू बी कंक्लूडेड, जो 2 पाई डायग्राम थे उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप देखिएगा टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है हमारा वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी है कि टोटल जो वर्ल्ड का एरिया है उसमें से कितना एरिया इंडिया के पास है, दैट इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the area. That means कि हमारी जो पूरी कंट्री है उसका सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको मैप से इस बात को समझाऊं तो आप देखिएगा
क्या कह रहा है, आपका फैक्ट क्या कहता है कि सिर्फ 93% एरिया का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कुछ एरियाज हैं जो आपके पीओ के कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। यहाँ हमारा कुछ एरिया है जहाँ पर हमारा चाइना के साथ भी कुछ इस तरीके के बॉर्डर इश्यूज रहते हैं। ये जो एरिया है हमारा ओवरऑल, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो ये एरिया हाईली फॉरेस्टेड रीजन है, डेंसली फॉरेस्टेड रीजन है। इस पूरे एरिया का सर्वे कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इन कारणों से हमारे पास सिर्फ 93% कंट्री का ही डेटा अवेलेबल है, क्योंकि कुछ एरिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम सर्वे नहीं कर पा रहे, और कुछ एरिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन की वजह से हम सर्वे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 93% एरिया का ही डेटा अवेलेबल है। इज इट क्लियर? Of the total geographical area, because land use reporting most of the northeastern state except Assam has not been fully done. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क रीजन में भी आ सकता है कि why only data pertaining to 93% is available and not 100%, right? नेक्स्ट आपका है कि लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं। क्यों डिक्रीज हुए हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, इसलिए प्रायोरिटाइज करते हैं, हम प्रायोरिटी पे डालते हैं कि पहले किस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, तो हम उस काम को पहले करते हैं। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर इसमें आता है, मोस्ट ऑफ दी other than the current fallow land are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high. Hence these lands are cultivated once or twice in about 3 years, and if these are included in the net sown area as per the percentage, net sown area जो है 54% आपका हो सकता है। जो आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड है या फैलो लैंड है, उसमें आप देखिएगा उसको आप ने खाली छोड़ा हुआ है किसी चीज़ पर पर्पस के लिए, तो ये कह रहे हैं कि उसको जब हम दोबारा यूज करने लायक बनाते हैं तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट लगती है, उस जमीन को हमें दोबारा से उपजाऊ बनाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लगती है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती है, इसलिए हम उसको अक्सर नहीं उस पर इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि उसमें उस इन्वेस्टमेंट को हम बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को करें तो हमारा नेट सोन एरिया जो है टोटल 54% हो सकता है। दैट मीन्स हमारा नेट सोन एरिया जो है वो बढ़ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने फैक्ट्स कंक्लूड किए हैं कि हम किस तरीके से उस जो एरिया है, नेट सोन एरिया है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज ओवर 80% in total area in Punjab and Haryana and 10% in अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कि आपका जो नेट सोन एरिया है, दैट मीन्स जो आप खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे हो एरिया को, वो आपका स्टेट टू स्टेट वेरिएट करेगा। जाहिर सी बात है, हरियाणा पंजाब का जो आप मेन स्टे उनकी स्टेट्स का अगर आप इकोनॉमी का देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर पे आता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए उन्हें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लैंड जो है वो यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगर आप इन एरियाज की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड नहीं सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये तो बहुत फॉरेस्टेड एरियाज है ना। आप इसमें इतना लार्ज स्केल एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हो? सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बात नहीं करेंगे हम, अदर एक्टिविटीज की भी बात करेंगे, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बात करेंगे। तो हरियाणा पंजाब में तो पॉसिबल है, लेकिन ये रीजन जहाँ पे सर्वे ही पॉसिबल नहीं है, तो और वहाँ पे एक्टिविटीज किस तरीके से पॉसिबल है? इसलिए आपकी जो परसेंटेज है लैंड यूटिलाइजेशन की, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपको डिफरेंट मिलेगी। इज इट क्लियर? वो डिपेंड करेगी कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। अगर आप लद्दाख की यूजेज निकालोगे कि लैंड यूटिलाइजेशन कितना है, तो उसकी यूजेज आपको बहुत कम ही आएगी आपके पंजाब के रेफरेंस में, या फिर आप उत्तराखंड के रेफरेंस में भी ले लो, वहाँ के कंपैरेटिवली भी आपको बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया है, वो कोल्ड डेजर्ट एरिया है,
इज इट क्लियर? तो स्टेट टू स्टेट वेरिएट करेगा आपका लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। उसके बाद आप देखिएगा फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33%। 33% कहा गया है कि आपके टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। इंक्रीज हुआ है लेकिन 33% पे नहीं पहुंचा है, इसलिए बहुत सा एरिया अभी भी हमें अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत अभी और भी बहुत सारा एरिया हमें फॉरेस्ट के अंडर लाना जरूरी है। क्लियर? देन उसके बाद आप देखिएगा अपार्ट फ्रॉम लैंड इज टर्म्ड एज, अपार्ट फ्रॉम द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। वेस्ट लैंड की कैटेगरी में मतलब हम वेस्ट लैंड किसको कह रहे हैं? वेस्ट लैंड हम उसे कहते हैं जहां पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं। अब वो वेस्ट लैंड इस वजह से भी है क्योंकि वो रॉकी डेजर्ट है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, क्योंकि वो लार्जली फॉरेस्टेड एरियाज, इसलिए उन्हें हम वेस्टलैंड की कैटेगरी में डालते हैं। लास्ट है आपका कि कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। अब आपकी जो प्रॉब्लम है, हमने लैंड एज अ रिसोर्स को पढ़ लिया, हम समझ गए कि लैंड रिसोर्स क्यों है और हमारे पास कितनी परसेंटेज लैंड की है यूटिलाइज करने के लिए। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या होता है? दो एरियाज का हमने कंपैरिजन किया कि 2 ईयर्स का हमने कंपैरिजन किया कि इस टाइम पे लैंड यूटिलाइजेशन का क्या फीचर था, इस टाइम पे लैंड यूटिलाइजेशन में क्या ट्रेंड्स आए हैं, चेंज हुआ है तो कितने परसेंटेज से और कौन सी चीजें चेंज हुई है। उसके बाद हमें जो बेसिक चीज अब जाननी है कि लैंड से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि लैंड रिसोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो लैंड से जुड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंड को जब हम इस तरीके से बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लैंड यूटिलाइजेशन के पैटर्न में निकल के आती है। आप देखिएगा लार्ज स्केल माइनिंग, हम बिना सोचे समझे मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप पहाड़ों में देखिएगा किस तरीके से पहले क्या होता था कि लैंडस्लाइड के नाम पे थोड़ी सी जमीन खिसकती थी, पत्थर नीचे आते थे, दैट वाज कंसिडर्ड लैंडस्लाइडिंग। अब क्या हो रहा है? पूरे के पूरे पहाड़ ही खिसक के निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ अंदर से खोखले हैं, हमने उनसे मिनरल्स निकाल दिए हैं। हमने उनसे अगर हमें सड़कें काटनी है तो हम उन्हें खोदते नहीं है, हम उसमें ब्लास्टिंग करते हैं। तो आपको लगता है कि ब्लास्टिंग से सिर्फ उतने ही एरिया में फर्क पड़ता है? पूरे के पूरे पहाड़ जब हिल जाते हैं तो वो पूरे के पूरे पहाड़ ही नीचे आ जाते हैं, राइट? उसके बाद आप देखिए कि ये मिनरल साइट, यहाँ से हमने मिनरल्स सारे के सारे निकाल लिए हुए हैं, राइट? यहाँ पे आप देखिएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से आप देखिए किस तरीके से सॉइल इरोजन अकर कर रही है, बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन अकर कर रही है। इस पिक्चर में आप देखिएगा कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा फील्ड में, ये ओवर इरिगेशन के कारण हो रहा है। अभी इस टॉपिक पे हम आएंगे जब हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इस तरीके से जब हम लैंड को बिना सोचे समझे और सिर्फ अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो ये रिजल्ट्स आपकी लैंड के हो जाते हैं, ये रिजल्ट्स आपकी जमीन के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं, राइट? तो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को अब हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। इन सारी चीजों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। लेकिन लैंड डिग्रेडेशन की रेफरेंस में भी आप एक बात समझिए कि आपको इंडिया की सारी स्टेट्स में एक जैसी प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। हर स्टेट में उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स अकर करती है। तो लैंड डिग्रेडेशन आपको स्टेट टू स्टेट वेरिएट करेगी, राइट? अभी आप यहाँ देखिए, mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening। अभी पीछे आपने पिक्चर देखी थी ना कि किस तरीके से माइनिंग करने की वजह से जो है जमीनों को खोखला कर दिया जाता है, अंदर से खाली हैं जमीनें, खाली क्यों, कोलैप्स क्यों हो रही हैं जमीनें? जगह जगह पे आपने देखा ना बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं है, वहां से अंदर की सारे मिनरल्स को जो है निकाला हुआ, उनका सपोर्ट जो है वो अंदर से खाली कर रखा है। देन स्टेट्स लाइक झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है और वैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है दैट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन इन डिफरेंट स्टेट्स। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में आप देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन अकर कर रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश के घने जंगल हुआ करते थे, वहां पे चंदन की कितनी तस्करी की जाती थी, स्मगलिंग होती है वहां पर सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा कमाना है लोगों ने इलीगल तरीके से। देन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। ओवर ग्रेजिंग का क्या मतलब है? ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, आप देखिएगा कि क्योंकि इन एरियाज में आपको वेजिटेशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम मिलेगी, राइट। हम महाराष्ट्र की ऐसा सच बात नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको वेजिटेशन कम मिलेगी। और द एनिमल, उनको नहीं पता कि हमें कहाँ तक खाना है, घास को हमें कहाँ तक खाना है, तो वो जब ओवर ग्रेज होती रहती है, चेक नहीं करते ग्रेजिंग पे एनिमल की, तो वो अपरूट कर देती हैं जो सॉइल है उसको, घास को जब वो है खाती हैं तो वो अपरूट करके खाती है, उसे निकाल के खाती है, सॉइल लूज हो जाता है एंड उसकी वजह से सॉइल इरोजन अकर करती है। और सॉइल इरोजन आपको पता है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पंजाब एंड हरियाणा की तरफ। अब आप यहाँ पे देखिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ओवर इरिगेशन इज द रीजन। ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन में आते हैं कि पंजाब हरियाणा में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है, झारखंड में मेन कारण क्या है, गुजरात और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मेन कारण क्या है। तो इसे आपने 1 मार्क के क्वेश्चन से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज द मेजर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब ओवर इरिगेशन में क्या करते हैं ये लोग कि पानी को जो है फसल के हिसाब से नहीं छोड़ा जाता है कि पानी फसल में कितनी जरूरत है, पानी जो है खुले तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत डेवलप्ड है। तो उसके चक्कर में ओवर इरिगेट कर रहे हैं फील्ड्स को, और ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम हमने पिछली पिक्चर में देखी थी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है, आप ये देखिए यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है फील्ड्स में हो रही है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जितना पानी फील्ड में छोड़ा हुआ है इसका हार्डली 24% पानी जो है वो क्रॉप्स कंज्यूम करती है, बाकी का सारा पानी वापस इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो क्या ज़रूरत है इतना पानी फील्ड में छोड़ने की? तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगी। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग limestone for grinding of limestone for cement industry and calcite soapstone ceramic industry generate huge quantity of dust and it retards the process of infiltration. दूसरा, industrial effluents and pollution may be part of the आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे किस प्रॉब्लम की बात की जा रही है कि आपने देखा मिनरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है जैसे लाइमस्टोन है या सीमेंट है, उसमें हर दिन जो मतलब हर वक्त जो है काम किस तरीके से होता है, जो काम होता है वो वर्किंग साइट पे एक डस्ट जो है वो आप सारा टाइम उसकी हवा में फील कर पाओगे, आप ब्रीथ करोगे तो आपको वो डस्ट आपके अंदर जाती हुई भी नजर आएगी, आप फील करोगे कि आपने डस्ट वाली एयर ब्रीथ की है। तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो है एक टाइम में सस्पेंडेड फॉर्म से वापस सेटल हो जाते हैं ग्राउंड सरफेस पे। जब ये ग्राउंड सरफेस पे सेटल हो जाते हैं तो जब बारिश आती है वो परकोलेट करता है पानी एंड इट गोज इनसाइड द अर्थ सरफेस, पानी जो है वो अंदर चला जाता है। अल्टीमेटली वही जो केमिकल्स जमीन पे पड़े हुए हैं वो उस पानी के साथ आपके अंडरग्राउंड वाटर लेवल पे पहुंच जाता है और अल्टीमेटली वहां से वो पानी हमें ही वापस आ रहा है। तो जो भी हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो अपने ही लिए मेनेंस क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा आप देखिएगा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हम वेस्ट करते हैं, जो भी इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम पानी में फेंक देते हैं क्योंकि पानी में जब वो चला गया तो हमें लगा कि साफ हो गया, राइट। लेकिन अब कहीं तो फेंकना है, तो जमीन पे फेंकने से अच्छा हमने पानी में फेंक दिया, राइट। पानी में फेंको लेकिन उसको पहले केमिकली ट्रीट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए कि जो भी आपके नेचुरल फीचर्स है ना
उनके पास नेचर की तरफ से ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को खुद साफ कर लेते हैं। आपकी जो नदी है वो 14 किलोमीटर तक अगर बहती रहेगी, 14 किलोमीटर इफ इट कीप्स फ्लोइंग ऑन इट्स ओन, वो अपनी सारी गंदगी को साफ कर देती है, फेंक देती है रिवर बैंक्स पे और अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। लेकिन वो तब तक होगा जब हम पानी में एक लिमिट की गंदगी डालेंगे। लेकिन हमारी नदियों का क्या हाल है कि उसमें गंदगी ज्यादा, पानी कम है। इज इट क्लियर? तो इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स जो है उन्हें पानी में छोड़ दिया जाता है। दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज बीइंग क्रिएटेड। और पानी पे ही नहीं छोड़ते, जमीन पे भी छोड़ देते हैं। छोड़ना है, कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ तो करना है, लेकिन उसे केमिकली ट्रीट कीजिए। आप देखिए, अगर हॉस्पिटल्स वाले अपने जो जितने भी ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स होता है या मेडिकल वेस्ट होता है, अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ के इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो क्या होगा, कितने एपिडेमिक्स फैलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हमारा जो लास्ट टॉपिक रह रहा है लैंड एज अ रिसोर्स में, हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, कि हम लैंड की कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं जब हमने जान लिया कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं रेलिवेंटली। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है, 2+3 या फिर 3+5 के कॉम्बिनेशन में। प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है आपका, अब देखिएगा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है कि जब आपने फॉरेस्ट को काटा है तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी बहुत सारे ऐसे यूज है जहाँ पे हम वुड के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी। बट इफ वी आर कटिंग वन ट्री, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस एक काटे हुए ट्री के बजाय 2 और प्लांट कर ले। तो इस तरीके से आपका जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा और आप अपने इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं करोगे। एफॉरेस्टेशन फर्स्ट, एंड देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड में हमने देखा कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है उन एरियाज में जहां पे वेजिटेशन ऑलरेडी कम है। तो ग्रेजिंग जो है वो उस पर चेक रखना है। सेम पॉइंट हम यहाँ पे भी कवर कर लेंगे कि कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पे चेक रखना है। एनिमल्स को नहीं पता कहाँ रुकना है, अपरूट कर देते हैं वो छोटी छोटी ग्रासेस को, जिसकी वजह से इरोजन हो जाती है। तो ग्रेजिंग जो है एक कंट्रोल्ड तरीके से होनी चाहिए। देन शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करना, थर्ड है आपका शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करना। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है, अब देखिए पूरे फील्ड को जो है आपने, जैसे इस पूरे एरिया में आपकी क्रॉपिंग हो रखी है, कल्टीवेशन हो रखी है, तो इनमें आप बीच में जो है अलग तरीके के जो प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एक ही फील्ड होती तो यहाँ पे आपका जो इरोजन था सॉइल का वो टोटली वॉश अवे हो सकता था। लेकिन जब आप बीच में डिफरेंट प्लांट्स उगाएंगे, वो हाइटेड भी हो सकते हैं या वो एरिया जब खुदेगा तो वो लो लेवल का भी हो सकता है, तो सॉइल जो है वो यहाँ से बहकर यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से बहकर यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से बहकर यहाँ रुक जाएगी, पूरी सॉइल वॉश अवे नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके के शेल्टर बेल्ट्स जो है वो आपकी पूरी सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। अब देखिए डेजर्ट एरिया में जहां पर बहुत ज्यादा सैंड है, डेजर्ट एरिया इज कंप्लीटली कवर्ड विद सैंड, रादर सम हाफ पार्ट ऑफ राजस्थान, राइट। तो सैंड ड्यून से रिलेटेड एक प्रॉब्लम रहती है जिसे हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है कि क्योंकि इन एरियाज में वेजिटेशन की कमी है, ह्यूमन हैबिटेशन की कमी है, सेटलमेंट्स की कमी है, तो विंड जो है वो बहुत तेज वेलोसिटी से ब्लो करती है। तो विंड जो है बहुत इजीली सैंड को अपने साथ कैरी कर लेती है और विंड जो है सैंड को आगे आगे एक्सटेंड करती जा रही है, जिसकी वजह से डेजर्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो डेजर्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम है, उसकी सॉल्यूशन है स्टेबलाइज करना सैंड ड्यून को। वो हम कैसे कर सकते हैं, सपोज ये आपका डेजर्ट एरिया है, इसके मार्जिन्स पे जब हम ट्री क्रॉपिंग करेंगे, ट्रीज उगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो हम डेजर्ट को बढ़ने से आगे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब कि आपके रॉकी डेजर्ट्स हैं या फिर आपका कोल्ड डेजर्ट है या आपका डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज है, जिनको हमने एक तरह से वेस्ट
लैंड कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट टेरेन है, तो उनको भी हम अगर इस्तेमाल में लेकर आएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, हमें तो जितना ज़्यादा ज़मीन मिले हम उसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो वेस्ट लैंड का कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हम जो भी वेस्ट लैंड की कैटेगरी में अभी आता है उसको भी हम अंडर यूटिलाइजेशन लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। आपने अपनी जो माइनिंग तो नहीं रुकेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ थोड़ी ना हम रोक सकते हैं, तो माइनिंग एक्टिविटीज होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दैट देयर इज अ पेस एट विच द एनवायरनमेंट वर्क्स, और जिस रेशो से, जिस रेट से ह्यूमन बींग्स अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो पेस जो है डिसबैलेंस है। तो हम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए और थोड़ा सा पेसअप करने की कोशिश करें इन्वायरमेंट की स्पीड के साथ, तो वक्त मिलेगा इन मिनरल्स को दोबारा से रिप्लेनिश होने में, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस भी हम स्ट्राइक कर पाएंगे। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce the land and water degradation in industrial and suburban areas. हमें जो भी वेस्ट है उसको कहीं ना कहीं तो डिस्पोज ऑफ करना है, चाहे आप उसे पानी में डालो, चाहे आप उसे जमीन पे डिस्पोज ऑफ करो, नुकसान हर किस्म से हमारा ही होना है, क्योंकि लैंड भी हमारा रिसोर्स है, वाटर भी हमारा रिसोर्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, और आप जाहिर सी बात है कि आप उस कचरे को सारा टाइम अपने साथ रख भी तो नहीं सकते ना। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसे केमिकली ट्रीट कीजिए। अभी आप देखिए हॉस्पिटल्स के पीछे आई थिंक हर जगह पे उनका एक प्लांट होता है जहां पर वो अपना जितना भी वेस्ट है, हॉस्पिटल में ना जाने कितना वेस्ट हर दिन निकलता होगा, तो अगर इमेजिन कीजिए वो ऐसे ही सड़कों पे इधर उधर फेंकते चले जाएंगे तो कितने एपिडेमिक्स फैल सकते हैं। लेकिन वो उसे केमिकली ट्रीट करते हैं, जिस मतलब जिस एफ्लुएंट को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करना होता है वो उसको उस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बिफोर वी ऑल्सो, या वी इन द सेंस के इंडस्ट्रीज या फिर हम जो रिवर्स में पोल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम उसको भी ट्रीट करके डालें तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। अदरवाइज आप देखोगे कि जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे आपका ओशन है या आपकी रिवर है, रिवर या फिर लैंड की भी बात करें हम, तो इनमें कैपेसिटी है अपने आप को खुद क्लेंस करने की, साफ करने की, लेकिन वो कैपेसिटी एक हद तक काम करेगी। अगर हम उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड उसमें गंदगी डालेंगे तो वो कैपेसिटी किसी काम की नहीं रह जाएगी। इस लास्ट पॉइंट के साथ हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है, और यहाँ पर हमने एक क्विक रिकैपिटुलेशन लेंगे लैंड एज अ रिसोर्स पे हमने क्या किया। लैंड एज अ रिसोर्स, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इंडिया के पास जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं उसमें कितनी परसेंटेज हमारे पास लैंड के फॉर्म में अवेलेबल है, लैंड यूटिलाइजेशन के पैटर्न को समझा। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स का लैंड यूटिलाइजेशन की पैटर्न के रेफरेंस में कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। और फिर हमने लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम देखी कि लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कारणों से है। एंड लास्ट टॉपिक था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स। सो ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंक्लूड होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकंड पार्ट, तो ये जो है आपका वीडियो का सेकंड पार्ट कंक्लूड होता है। और अब मिलेंगे हम वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो कि लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। टिल देन, टेक केयर।